ओके, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मानस जायसवाल और अमित सेठ पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए सचिन उत्तेकर और विकास सालुंके जुड़ेंगे। साथ ही आस्क हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी से करेंगे खास बातचीत मार्केट्स को लेकर और कुछ डिस्कशन करेंगे नीरज जी के साथ वो जो ओपिनियन पोल चल रहा है, मेगा ओपिनियन पोल, उसको लेकर। लेकिन ये सब कुछ ही देर में। अभी मार्केट पर आते हैं। निफ्टी करीब 25 पॉइंट ऊपर इस समय 22,020 पर और मिड कैप इंडेक्स करीब आधा % ऊपर। बैंक निफ्टी में भी रिकवरी आ रही है। अदानी एंटरप्राइजेस इस समय टॉप गेनर 3% ऊपर। हीरो मोटोकॉर्प, अदानी पोर्ट्स, महिंद्रा, लार्सन एंड ट्यूब्रो, इन्फोसिस, ग्रासिम, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग इस समय आपको दिखाई दे रही है। हालांकि मेटल्स वीक हैं। टाटा स्टील करीब 3% नीचे, JSW स्टील भी 3% नीचे। बजाज फाइनेंस, LTI, माइंडट्री, टाटा मोटर्स, ये कुछ स्टॉक हैं जहां पर गिरावट है। FNO में महानगर गैस बैन से बाहर आया, तेज रैली। डॉक्टर लाल, हिंदुस्तान कॉपर, GNFC, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय मोमेंटम है। वीरू जैम, तो आपने, अगर आप देखें स्मॉल समरी देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे। मीनवाइल निफ्टी IT, जिसका अनुजर में डिस्कशन कर रहे थे अभी, याद रखिएगा कल 12:19 से लेकर अब तक की पूरी ट्रैजेक्टरी को क्रॉस करता है। मीनवाइल हम यहाँ पे स्क्रीन पे लिस्टिंग के लिए बढ़ रहे हैं गोपाल स्नैक्स की, और इशू प्राइस था लगभग 401 का, उसके अगेंस्ट लगभग 348 पे। दैट मीन्स यहाँ पर एक और लिस्टिंग जिसने निराश किया, लगभग 13.5% नीचे 345 पर। इशू प्राइस ऐसे रखिएगा करीब 401 का था, जिसमें इन्होंने करीब 650 करोड़ जुटाए थे, लेकिन एक निराश कर देने वाली लिस्टिंग आपकी स्क्रीन पे। आगे बढ़ते पैनल आपकी स्क्रीन पे मानस, अमित सेठ, सचिन और विकास सालुंके हमारे साथ हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सचिन, आपके इस वक्त के 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग मनोज जी एंड एवरीवन। मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ट्रिकी हो सकता है जब तक 22,060 का लेवल निफ्टी स्पॉट में निकलता नहीं है, तब तक आई थिंक अग्रेसिवली लॉन्ग्स यहाँ पर बिल्ड नहीं करने चाहिए। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस तरीके से अभी भी डेटा प्लेस्ड है, लगभग पॉसिबिलिटी लग रही है कि अगर ये लेवल डिफेंड हो जाता है ऑन द हायर साइड, तो एक वापस सेलिंग प्रेशर आ सकता है 21,850, 21,830 के लक्ष्य के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है मार्केट एक पुल बैक मोड में है, एंड पुल बैक के बाद शायद से थोड़ी सी और वापस शॉर्ट बिल्डअप हो सकते हैं। तो उसी लिहाज से अगर हम स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशंस देखें, तो क्लियरली यहाँ पर मेटल्स में काफी अच्छा प्रेशर है, एंड वहां पर मुझे लग रहा है अच्छी डाउनसाइड अवेलेबल है। JSW स्टील हमने हमारे क्लाइंट्स को अभी अभी रेकमेंड की है ऑन द शॉर्ट साइड, सो मुझे लग रहा है 778 के आसपास इसके फ्यूचर्स है। तो 778 से 780 तक आप फ्रेश शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 785-50 के आसपास लगाना है, एंड नीचे लगभग अराउंड 750 तक की पॉसिबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक अच्छे पुल बैक पे फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं, जहाँ पर डेटा काफी सपोर्टिंग है ऑन द डाउन साइड। जो सेकंड काउंटर मेरे रेडार पे है, जहां पर कहीं जाकर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई थी पिछले हफ्ते में, वो है SBI का। एंड जिस तरीके से 760 का लेवल इसने तोड़ा था, उसके नीचे ही आज की मूव इसने शुरुआत की है। तो मुझे लग रहा है अगर प्रेशर आता है बैंक्स पे, तो आई थिंक SBI का कंट्रीब्यूशन काफी अहम होगा। यहाँ पर भी जो इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रहा है लगभग अराउंड 750 का, वो इसने ब्रेक किया है। तो इंटरमीडिएट सपोर्ट इसका 720 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़े से फ्रेश शॉट डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 756 पे लगाना चाहिए। ओके, तो 2 ट्रेड्स आपके, आप SBI पे शॉर्ट जा रहे हैं, दैट्स एन एग्रेसिव कॉल। और SBI आज सुबह PSU बैंक्स कुछ अच्छा कर रहे थे, बट यहाँ पे सचिन की राय है कि SBI सिंक होगा। हालांकि मैं बताऊं, टेक्निकली देखें तो SBI की कॉल जो इनकी शॉर्ट है वो अच्छी है। एज ऑफ नाउ प्लेसमेंट कैंडल की एग्जैक्टली वही है। विकास, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो आज जिस हिसाब से कल हमने एक प्रेशर देखा, लेकिन आज मुझे लगता है थोड़े बहुत स्टॉक में एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। पहला रहेगा बायोकॉन। मुझे लगता है कि बायोकॉन को यहाँ पे बाय करना है। 254 के ऊपर अभी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, तो यहाँ से मुझे लगता है वापस टू 670
270 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, तो 270 के टारगेट के लिए बायोकॉन यहाँ पे बाय करना है। नीचे में जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 247 का स्टॉप लॉस है, तो 247 के स्टॉप लॉस से बायोकॉन को यहाँ पे बाय करना है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक, जहाँ पे हमने देखा है कि अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट देखने मिला था और वापस एक अच्छा मूव यहाँ पे बनते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में 3020 का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में जो टारगेट वापस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वो 3290 के आसपास के, 3290 के आसपास के टारगेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक में वापस देखने मिल सकते हैं। तो 3020 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है और वीकली चार्ट पे जो एक अच्छा एक बेस बन चुका था वहां पे वापस वो सपोर्ट लेके ऊपर आते हुए देखने मिल सकता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक मेरा बाय कॉल है। ओके, एचएल आपका बाय कॉल है। कल के हल्के से डिप के बाद थोड़ा एक सेंटिमेंटल डिप था वो, और आज पुल बैक है। मानस, आपके दो ट्रेड्स। देखिए, दो सेल रिकमेंडेशन है। पहला तो मेटल स्पेस वीक लग रहा है, टाटा स्टील में बिकवाली करने की राय रहेगी। टाटा स्टील आज स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड इंटरडे चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है। तो 145 के स्टॉप लॉस से टाटा स्टील में बिकवाली करेंगे। 130 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स है। अगर दूसरे स्टॉक की बात करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। स्टॉक ने कोशिश की लेकिन स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। आई थिंक इस बार ये अपने जो रीसेंट लो 2200 का था उसको भी ब्रीच कर सकता है। इसलिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में बिकवाली करने की राय रहेगी। 2271 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2150 के 150 के टारगेट सेट करने हैं, ये भी कैश लेवल्स है। ओके, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। अमित जी, गुड मॉर्निंग अगेन। आपकी दो पिक्स क्या होंगे इस समय की? अनुज जी, इस समय एक सेल कॉल रहेगा और एक बाय कॉल रहेगा। सेल कॉल में रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील का स्ट्रक्चर देखें तो काफी वीक है। स्टॉक ने अपना 200 डेमा भी ब्रेक कर दिया आज काफी कन्विंसिंगली। फ्यूचर्स में इसका प्राइस लगभग 778 का है। स्टॉप लॉस रहेगा इसका लगभग 788 रुपीज का, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। और टारगेट्स रहेंगे 760 एंड 750 के। सेकंड, ऑन द बाय साइड थोड़ा सा कंट्रेरियन रहेगा। बीएल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें तो 61.8% रिट्रेसमेंट में ऊपर स्टॉक ने एक हाई बनाया था 216 का, और यहाँ पे 100 डेमा भी प्रेजेंट है और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन रहा है। तो मुझे लगता है अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आता है तो यहाँ पे एक मूव देख सकते हैं। काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में एक बुलिश कैंडल बन रहा है और एक सपोर्ट एरिया भी है इनफैक्ट। तो 189 का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड 198 के टारगेट्स रहेंगे पीएल के। ओके, अच्छा, वो आरती इंडस्ट्रीज का मूव अब थोड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। एक बार आरती इंडस्ट्रीज देख लेते हैं वापस। अच्छे मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज में। सचिन, केमिकल्स बास्केट में कोई पिक है क्या आपकी? अनुज जी, फिलहाल तो इमीडिएट बेसिस पे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट काफी दिनों से हम टाटा केमिकल को ऑब्जर्व कर रहे थे, बट जिस तरीके से प्राइस एक्शन वहां पर अनफोल्ड हो रही है तो मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस यहाँ पर नजर आ सकता है 1060 से लेके 1080 के रेंज में। तो आई थिंक ये पर्टिकुलर स्टॉक जरूर हमारे रेडार पे है, जहाँ पर प्राइस एक्शन काफी कॉम्प्लीमेंट्री है एंड अपने काफी अच्छे ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा पुल बैक मिला है इसी लेवल के आसपास 1100 के आसपास। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर थोड़ा सा अपने रेडार पे रख सकते हैं ऑन द फॉर द बुलिश साइड। ओके, अब मार्केट 22,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टी, और अब 22,040, 22,000, जैसे मैं कह रहा था, अगर 22,070, 22,075 क्रॉस होने लगेगा तो थोड़ा सा कॉल राइटर्स के ऊपर प्रेशर आएगा कवर करने के लिए। और इस बीच में एडवांस डिक्लाइन भी अब अच्छा खासा इंप्रूव हो गया 2.6:1 का। अब देखते हैं ये टिकता है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। मेन वालों जो वोडाफोन आइडिया और बिरला इंडस टावर हमने स्पॉट किए थे, वो दोनों स्टॉक्स अब डे हाई पर आ गए। बिरला सॉफ्ट भी डे हाई पर आ गया वैसे तो अच्छा मोमेंटम है ये इन 2-3 स्टॉक्स में। मानस, आरती इंडस्ट्रीज, कोई व्यू इस पर? हमने सुबह सुबह डिस्कस किया था ये स्टॉक, लेकिन कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव? तो देखिए, आरती इंडस्ट्रीज ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, तो जगह सही है जहां से आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है। उम्मीद करिए कि अब ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 657 के आसपास है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो अगर मॉर्निंग में ट्रेड नहीं लिया है तो अभी भी आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस बहुत फॉलो करना पड़ेगा। 625 पे स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए लॉन्ग पोजीशन के लिए। जय, आपकी स्क्रीन पे आरती इंडस्ट्रीज ये स्पॉट किया था ट्रेड करीब 629 की रेंज में। एक बार और दिग्गजों में हिंदुस्तान यूनिलीवर लेके आइए। लास्ट टाइम भी जब निफ्टी में थोड़ा सा पेन था, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक अच्छा रिवर्सल दिया था लोअर लेवल से। आज एफएमसीजी काउंटर्स में बाइंग भी है
और ये कैंडल एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में जाके बनी है आज, जो फ्लिप हो गई है। सचिन, आपका व्यू HUL पे? ये काफी इंटरेस्टिंग चार्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर। इनफैक्ट कल के सेलिंग प्रेशर को शायद इसने थोड़ा सा ऑब्जर्व कर दिया है, एंड प्लस प्राइस एक्शन अगर हम देखें तो एक क्लासिक पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन है, एक रिवर्सल के अच्छे संकेत है। तो यहाँ पर जो 2300 के आसपास का सपोर्ट है, मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा डिपेंडेबल है। तो यहाँ पर अगर पुल बैक मिल जाता है 2320 2325 तक का, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। ऑन द हायर साइड एक मेजर हर्डल इसके लिए लगभग अराउंड 2420 के आसपास लिस्ट है। तो आई थिंक 2400 तक का भी अगर एक पुल बैक मिल जाता है तो वो एक अच्छा रिव्यू जोन होगा। तो रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी बेटर है, थोड़ा सा पुल बैक पे ले। 2305 का आप स्टॉप लॉस लगाए एंड 2400 के आसपास अपनी लॉन्ग पोजीशंस को रिव्यू करें। ओके चलिए अब एक काम करते हैं। अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। ASK हेज सॉल्यूशंस के CEO वैभव सांघवी, जिनके पास फंड मैनेजमेंट में करीब 2 दशक का अनुभव है। इससे पहले वैभव एवेंजर्स कैपिटल, एम्बेट इन्वेस्टमेंट और DSP मेरिल लिंच के साथ भी काम कर चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो इस समय क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। वैभव, गुड मॉर्निंग। बड़ी करेक्शन आई मिड कैप और स्मॉल कैप में, निफ्टी में फिर भी इतनी बड़ी करेक्शन नहीं है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में ब्रूटल करेक्शन आई है पिछले एक हफ्ते में। आप कैसे देख रहे हैं इसे? आई थिंक मनोज, अपने जैसे हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई थी, हमने कहा था कि दिस ईयर हमें लगता है कि लार्ज कैप वुड बी मच बेटर बेट एज कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप। ऑफ कोर्स कल के क्रैश के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा रिट्रेसमेंट हो, बट फ्रॉम अ मीडियम टर्म व्यू हमें अभी भी लगता है कि लार्ज कैप में एक एसेट एलोकेशन ज़्यादा करना चाहिए ऑन एन ओवरऑल बेसिस गोइंग फॉरवर्ड। नॉट दैट कि ग्लोबल में इतनी कोई चेंज हुई है या फ्रॉम लोकल पर्सपेक्टिव इतना चेंज हुआ है। इट इज मोर फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, अ चेक फ्रॉम द रेगुलेटर्स एज वेल, कि रेगुलेटर भी एक चेक रख रहे हैं कि वैल्यूएशन फ्रॉथी ना हो, और एक फिडुशियरी बेसिस पे जो मेजर्स लिए हैं इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी और स्ट्रेस टेस्ट के हिसाब से जो आंकड़े आएंगे, वो आई थिंक वो एक बार एनालाइज करने के बाद हम देखेंगे कि इस सेगमेंट में क्या करना चाहिए। ओके बहुत वॉलेटिलिटी है वैसे निफ्टी में। एकदम से रेड में आया, फिर वापस ग्रीन में आ गया, तो वॉलेटिलिटी तो काफ़ी है। तो ये मतलब वैभव, क्योंकि काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा अभी पिछले 2-3 साल में आया है मार्केट में, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या जो ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप की रैली है वो इंटैक्ट है, या करेक्शन यहाँ पर अभी 20-30% और होने की गुंजाइश भी है? एक तो होता है कि लार्ज कैप आउट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एक होता है कि भाई मिड कैप, मतलब लार्ज कैप तो ऐसा आउट परफॉर्म कर सकते हैं ना कि मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट रहें, लार्ज कैप चल जाएं, या एक आउट परफॉर्मेंस ऐसे हो सकती है कि स्मॉल कैप 30% गिर जाए, लार्ज कैप 10% गिरें। तो मतलब कौन सी कैटेगरी में इस समय मार्केट है आपके हिसाब से? See, I think there is no debate on एक one aspect, और एक कि इंडिया की स्टोरी बहुत ही मजबूत है। सो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए वेदर यू टॉक अबाउट लार्ज कैप मिड कैप, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब बनाएंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर हम देखें कि अगर हम एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस में इन्वेस्ट करते हैं तो होल्डिंग पीरियड उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है कमेंसुरेट रिटर्न को अक्रू करने के लिए। सो जब भी हम निवेश करते हैं, ऑफ कोर्स एक नैरेटिव होता है, बट एक साथ में साथ वैल्यूएशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो देखनी चाहिए। हमें लगता था कि वो लास्ट 6 मंथ्स जिस हिसाब से मिड और स्मॉल कैप बढ़े हैं, वहाँ वैल्यूएशंस हमें लग रहे हैं कि थोड़े आउट ऑफ वैक है। सो हम ये नहीं कह रहे कि ये ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नहीं डिलीवर करेंगे। इट्स जस्ट दैट कि टिपिकली और होल्डिंग पीरियड जो 3 साल 4 साल की बात करते हैं जब इक्विटीज में जाते हैं, ये जब एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में इन्वेस्ट करेंगे तो उतनी ही ज्यादा होल्डिंग पीरियड बढ़ जाती है टू रियलाइज द गेन। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो परस्पेक्टिव, लार्ज कैप मेक्स मच बेटर सेंस, और एट द सेम टाइम कि ये ईयर में काफी इवेंट्स भी है जो वॉलेटिलिटी बढ़ा सकती है। बिल्कुल राइटली सेड है वैभव कि अगर आप मिड कैप से या स्मॉल कैप से बाहर निकल के आए, चाहे वो प्रॉफिट्स लेके आए या फिर सिस्टम ने आपको बाहर निकला, जैसे भी हो, आप लार्ज कैप की तरफ जाएं। वैभव जी, लार्ज कैप में भी सेफेस्ट पॉकेट्स कौन कौन सी लग रही हैं आपको?
स्पेशली फार्मा See, I को think- देखिए, आईटी को देखिए, आईटी ने इस डिफेंसिव में जा जाए, एंड स्पेशली जिस स्पेस ने लास्ट 3 महीने में बाजार की तेजी में इक्का दुक्का स्टॉक्स को छोड़ के पार्टिसिपेट नहीं किया, वो थी डिफेंसिव में तीसरी श्रेणी, इट वाज आई थिंक एफएमसीजी। आपका व्यू? अगर हम लार्ज कैप यूनिवर्स को देखते हैं तो दो चीज और दो चेंजेस हमने देखे हैं लास्ट 3 to 6 मंथ्स में। वन, कि जिस हिसाब से हमें लग रहा था कि ग्लोबल स्लोडाउन होगा और प्रोबेबली उसके कारण ब्याज दरें बहुत जोर से नीचे आएंगी, आई थिंक वो नैरेटिव में थोड़ा चेंज है। जिस आई थिंक ग्लोबल इकोनॉमीज स्पेशली यूएस के डेटा बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो आई थिंक इट्स सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ जा रहा है। एट द सेम टाइम यूरोप और चाइना कंटिन्यूज टू बी वीक। सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, आईटी एक सेक्टर ऐसा था जो हम वो नैरेटिव के पीछे बोल रहे थे कि काफी वीक होना चाहिए, और जिस हिसाब से हम कमेंट्री देख रहे हैं फ्रॉम अ सेक्टर पर्सपेक्टिव मैनेजमेंट से, हमें लगता है कि ये एक का दो क्वार्टर में बॉटम आउट हो जाएगा। और फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव ये फ्रॉम अ लार्ज कैप पर्सपेक्टिव ये एक सेक्टर देख सकते हैं। साथों साथ आई थिंक फ्रॉम अ फाइनेंशियल सर्विसेज काइंड ऑफ सेक्टर, हमें लगता है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एज कंपेयर टू बैंकिंग सेक्टर हमें लगता है वो बेटर रहेगा। एंड लास्टली इंडस्ट्रियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, ये सेक्टर्स जो है हमें अच्छे लग रहे हैं फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग। ओके, अच्छा वैभव जी, लार्ज कैप में भी कुछ पॉकेट्स जो कि आज से 5 दिन पहले अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में थी, वो थी मेटल्स, नाल्को, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल। इस पॉकेट में क्या वाकई अपने मतलब अमूमन इसे हम सिक्लिकल बोलते हैं, मिड 22 में लगा कि जनाब ये टॉप आउट हो गया, नहीं वो भी गलत हो गया, फिर 23 में एक और हाई लगा, और 24 की इनिशियली अगर आप देखें शुरुआती 3 महीनों में एक और नया हाई लगा। मेटल्स पे आपका क्या व्यू बन रहा है? आई मीन बोथ क्लास, फेरस एंड नॉन फेरस। सी आई थिंक मेटल्स में लॉन्ग टर्म व्यू लेना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। और जब हम मेटल्स की बात करते हैं, हम चाइना को नज़रअंदाज नहीं कर सकते बिकॉज वो एक सबसे बड़ा प्लेयर है फ्रॉम अ मेटल्स एंड कमोडिटीज पर्सपेक्टिव। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं वहाँ पे इन स्पाइट ऑफ स्टिमुलसेस वो ग्रोथ आना बहुत मुश्किल हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि वहाँ से जो मेटल की प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ उनके ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स भी चल रहे हैं। सो हमें लगता है कि फ्रॉम अ प्राइस पर्सपेक्टिव बेस मेटल प्राइसेस को इतनी ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगी यहाँ से। सो यस ऑफ कोर्स ये सेक्टर ट्रेडेबल सेक्टर हो सकता है फ्रॉम, अगर लेकिन हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म के निवेश की बात कर सकते हैं तो हम काफ़ी अवॉइड करेंगे ये सेक्टर को। सो इन दैट पर्सपेक्टिव जब सेंटिमेंट्स वीक है, यूरोप वीक है, चाइना वीक है, हमें लगता है कि आई थिंक बेटर अवॉइड रादर देन इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर्स। ओके, तो चलिए मेटल्स की बात हो गई, आईटी की बात हो गई। पीएसयू स्पेस में वैभव काफ़ी पैसा बना, खासतौर से रेलवे और डिफेंस में, और ऑफ लेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। यहाँ पर अभी भारी करेक्शन चल रही है, इसमें क्या करें? हमारा व्यू वेरी क्लियर है ऑन अ पीएसयू पर्सपेक्टिव। वन, जिस हिसाब से हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स देख रहे हैं विद इन द पीएसयूज, वो सेक्टर को हम छाटेंगे rather than looking at the PSU basket as a whole. So for example, जब हम PLI की बात करते हैं, डिफेंस में रिफॉर्म्स की बात करते हैं, वो सभी सेक्टर हमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। Unless I think there is a dramatic change in terms of earnings, और हमें लगता है कि ओवरऑल बास्केट में अगर हम गवर्नेंस चेंज देखते हैं या ऑन अप्रोच बेसिस मैनेजमेंट चेंज देखते हैं तो अलग बात है। बट अदरवाइज सबको एक ही बास्केट में रख के उसमें तेजी करना, आई थिंक वी वुड नॉट काइंड ऑफ recommend that. Our view would continue to say कि जहाँ जहाँ रिफॉर्म स्ट्रक्चरल हो रहे हैं वहाँ ही हम हमारा पैसा निवेश करेंगे। अगर वो सिक्लिकल सेक्टर्स है तो हम रादर अवॉइड करेंगे। ऐड करेंगे और कौन से थीम में इस समय आप फ्रेश पैसा डाल रहे हैं? See, from a thematic perspective, renewables on every dip, I think that is something we should be looking at. क्योंकि क्लाइमेट गोल्स को अचीव करना है ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम,
ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी रहेगी इंटरमीडिएटली, बट आई थिंक ये जब भी ऑन अ डिप बेसिस ये सेक्टर्स मिलते हैं या इंडस्ट्रियल्स जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस रहा है ऑन पीएलआई मेक इन इंडिया, आई थिंक ये सेक्टर्स ऑन एवरी डिप इज समथिंग हम वेरी पॉजिटिवली देखेंगे उनको। ओके अच्छा, एक दो स्पेस और वैभव जी जिस पे शायद थोड़ी सी अभी हमें बात करनी चाहिए, मतलब वो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, वाइट गुड सेगमेंट जिसको डोमिनेट किया है, या फिर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिसे बोलते हैं, जिसमें डिक्सन ने जिस उसी पीएलआई के तहत काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया, वो एक ट्रिगर था इनके लिए बहुत बड़ा। बट मोर और लेस वोल्टास और हेवल्स थोड़े ठंडे पड़े रहे हैं वाइट गुड सेगमेंट में, जो कि मिड कैप में भी उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। आपका व्यू क्या है इस वक्त, एंड स्पेशली आई मीन जब समर्स बहुत नज़दीक खड़े हैं? श्योर, सो आई थिंक सी कंज्यूमर्स को हम अगर ओवरऑल बास्केट देखें तो कंज्यूमर स्टेपल्स अलग और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी थोड़ा अलग रखेंगे। और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी जब ड्यूरेबल्स की हम जब बात करेंगे तो आई थिंक हमने देखा है कि लास्ट ईयर कंजम्पशन ट्रेंड्स ऑन एन ओवरऑल बेसिस थोड़े वीक रहे हैं। हाँ, अगर हम देख रहे हैं कि मानसून्स बेटर रहेंगे, समर्स बड़ी स्ट्रांग रहेंगे, तो एक पॉसिबिलिटी है कि एक ट्रेड बन सकता है कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी और स्पेशली ऑन द ड्यूरेबल्स बास्केट ऑन एन ओवरऑल बेसिस। ऑफ कोर्स इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और वाइट गुड्स में काफ़ी सेगमेंट्स है, राइट फ्रॉम किचन अप्लायंसेस टू एसीज। सो वो स्पेसिफिक सेगमेंट ढूंढना पड़ेगा और उसमें हम प्रॉबेबली एक मूव ऑन अ पॉजिटिव साइड देख सकते हैं। वेर एज कंज्यूमर स्टेपल्स हम थोड़े कॉशियस है। वी विल वेट के एक बार मानसून हो जाए अच्छी तरह से, अगर मानसून है तो और इनकम लेवल्स बढ़ रही हैं अगर रूरल साइड, इट इज देन वी विल सी प्रॉबेबली के कंज्यूमर स्टेपल्स में जाके निवेश करें। कि चलिए अब वैभव बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। चलिए काम करते हैं, एक बार सचिन को जरा स्क्रीन पर रखिए। सचिन, आप एक अपडेट देना चाह रहे थे आपकी वो JSW स्टील वाली ट्रेड पर, बताइए क्या अपडेट रहेगा? जी अनुज जी, इनफैक्ट जब हमने इसका जिक्र किया लगभग अराउंड 778 से एक अच्छा डिक्लाइन मिला है। 765 के आसपास फिलहाल एक फ्यूचर्स में लो बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा बांध देना चाहिए, इन स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना चाहिए। आई थिंक लगभग जो एक मेन रेजिस्टेंस है 780 के आसपास का, अभी फिलहाल एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहां पर प्लेस किया जा सकता है अपने कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर। बट नीचे मुझे लग रहा है डाउन साइड अच्छी तरह वेल प्लेस्ड है, अवेलेबल है। तो 750 का जो एक टारगेट है मुझे लग रहा है वो इंटैक्ट है, एंड उसी टारगेट के लिए बैलेंस पोजीशंस आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं। सो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है 780 पे एंड थोड़ा सा मुनाफा बांधना है। रेस्ट ऑफ द टारगेट्स आर इंटैक्ट एट 750। तो बुक पार्शियल प्रॉफिट और बाकी जो पोजीशन है वो टारगेट के लिए मेंटेन रखें, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए, विकास और सचिन। आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिटिक्स में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ऑब्वियसली अब इलेक्शन का टाइम भी है, तो काफ़ी कुछ आप सुनेंगे। एक बहुत बड़ा इंटरव्यू हुआ है, CAA से मोदी सरकार किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी, ये कहना है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। ANI को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और CAA को कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। सुनते हैं वो अंश। सीए के लिए अभी लाने की क्या जरूरत थी? सारे जो विपक्ष के नेता हैं सब कह रहे हैं कि ये ठीक चुनाव के पहले नोटिफिकेशन लेके आए हैं। पहली बात तो सीए की जरूरत क्या थी और इसकी नोटिफिकेशन चुनाव के 2 या 3 महीने पहले? देखिए, मैं पहले टाइमिंग की बात करता हूँ। जी। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम CAA लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है। चुनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को मान्यता मिल गई है।
रूल्स फॉर्मेलिटी है। अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है। अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है, और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का? तो इतने साल तो हुआ नहीं ना, 2019 के बाद अब हुआ है। स्मिता जी, मुझे एक बात बताइए, व्हील ऑफ लेजिस्लेटर, व्हील ऑफ गवर्नमेंट बिल से प्रकट होता है या रूल से प्रकट होता है? ऑब्वियसली बिल से। रूल व्यवस्था करता है, जो करने में पहले कोविड के कारण और बाकी सारे पॉलिटिकल इश्यूज के कारण लेट हुआ। मगर कब से नागरिकता मिलेगी? तो 2014 के पहले से। वो थंब रूल वहीं का वहीं है। आज क्या फर्क पड़ गया है बताइए? कोई फर्क नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को के लिए ये पॉलिटिकल गेन का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए करोड़ों शरणार्थियों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है, उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है, और उनकी 3 पीढ़ी को न्याय देने का मुद्दा है, जो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया। आप कह रहे हैं करोड़ों लोग यहाँ आएंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल नहीं है, मतलब आपको कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा। लेकिन जो विपक्ष है वो कहती है कि आप एक नया वोट बैंक बना रहे हैं, बीजेपी एक नया वोट बैंक बना रही है अपने लिए। देखिए, विपक्ष को और कोई काम नहीं। उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फायदा है, तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए? इन्होंने 370 को भी बताया कि ये आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होनी है। तो ये आप सुन रहे थे सीए अमित शाह जी के बोल और उनके एक खास इंटरव्यू नए के साथ। मीनवाइल मैं थोड़ा विषय को बदलता हूँ। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे लेके आइएगा। निफ्टी इस वक्त टर्बुलेंस के फेस से बाहर निकल के आने की कोशिश करता हुआ, लेकिन अब मेरे साथ नीरज जी मौजूद हैं। और कल न्यूज़ 18 के मेगा ओपिनियन पोल के राउंड 1 का जिक्र आपने देखा, सुबह भी हुआ ये। नीरज जी, राउंड 1 क्या कह रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, और यहाँ पे जो बातें जो 2 स्टेट्स को लेकर हैं, यूपी को लेकर और बिहार को लेकर, वो क्या कह रही हैं? देखिए वीरू, अगर पार्ट 1 मेगा पोल को हम देखें तो उसमें 2 बहुत खास बातें निकल रही। एक तो खास बात ये निकल रही कि 2 सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट जो नॉर्थ के, बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी अगर आप जोड़ी लें तो भी इसमें, तो वहाँ पे भारी जीत दिख रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की। दूसरी खास बात है कि साउथ के 2 राज्य जो अब तक अनटच्ड थे, वहाँ पे एक बड़ी जीत हासिल होती हुई इनको दिख रही है। तो अब नॉर्थ में तो ठीक है, भाजपा का बहुत पहले से असर है और वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन इस तमाम घटनाक्रम के बीच में जहाँ पे कि नया अलायंस बना, फिर इन्होंने अलायंस बना, नीतीश कुमार की घटनाक्रम हुए, अगर उन सब की हम डिस्काउंटिंग करें तो बिहार में फिर से वो उतनी बड़ी जीत हासिल करने वाले जो 19 में थी। 38 सीटें यहाँ जीत कर रहे हैं, 1 सीट 19 में ज़्यादा थी, 39 थी। और यूपी में 14 से भी बड़ी जीत आ रही, 14 में 19 से बड़ी जीत थी और इस बार उससे बड़ी जीत आने की संभावना है। 77 सीटें आ रही हैं 80 में से। अब आप सोचिए कि 80 में 77 आ रही हैं, तो ठीक है 5% का हम लोग लेके चलते हैं ऊपर नीचे का, लेकिन ये बहुत बड़ी विक्ट्री है नॉर्थ में। दूसरी हाईलाइट आप देखिए साउथ में है, जो मैं बार बार अपने इस चर्चा में कह रहा हूँ कि केरल में और तमिलनाडु में सीट हासिल करना बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि ये फिनोमेना मोदी जी का मैं नाम लेके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पूरे देश में अब चल रहा है। जो मोदी की गारंटी की लोग आलोचना करते हैं, उस गारंटी का मतलब ये है कि उन्होंने जो काम किए हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले आप इंटरव्यू सुन रहे थे कि मोदी जी जो कहते हैं वो ज़रूर करते हैं और जो नहीं कहा हो तो और पक्के तौर पे करते हैं, वो दिखता है लोगों को। इसका असर पैन इंडिया है, इसलिए वो जिसको मूव कहें, लहर कहें, जो भी कहें, हमारे ओपिनियन पोल में ऐसा साफ दिख रहा है कि उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक
हर स्टेट में ज़बरदस्त गेन हो रहा है और ये दिखा रहा है कि अभी आज जब हम सेकंड पार्ट ओपन करेंगे तो मुझे लगता है कि दोनों को जोड़ के देखेंगे तो शायद 2019 से बड़ी विक्ट्री आपको 24 में आती हुई दिखेगी। नीरज जी, आपने जो कहा, आप जिसको तवज्जो दे रहे हैं कि साउथ में अब उनका कैपिटलाइज करना, वो आगे बढ़ना, ये महत्वपूर्ण है आई थिंक इस पार्ट 1 में। क्या INDI ने, इंडिया ने, वो जो अपने तालमेल को बिठाने में काफ़ी देर कर दी, ऐसा कह सकते हैं? नो डाउट बहुत देर कर दी और अभी भी देर कर ही रहे हैं। आप सोचिए कि यूपी जैसे स्टेट में भी वो अब तक सीट का नाम नहीं डिक्लेयर कर पाए हैं। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि लेवल ऑफ कन्फ्यूज़न क्या है कि रायबरेली और अमेठी जो सिर्फ कांग्रेस को ही लड़नी है, उनके घरेलू सीट है, उसमें भी अपना प्रत्याशी अभी तक वो नहीं तय कर पाए क्योंकि सोनिया जी नहीं लड़ रही रायबरेली से, राज्यसभा से गई हैं वो, तो रायबरेली से कौन लड़ेगा ये नाम तय नहीं है। अब इस लेवल का अगर कन्फ्यूज़न है तो इंडिया अलायंस बैकफुट पे होगा, पोल में दिख रहा है साफ। बिहार में वही चीज़ है कि अब तक सीट के नाम नहीं तय हो पाए हैं। बंगाल में ममता जी ने अकेले पूरा मोर्चा खोल लिया कि हम ही लड़ेंगे 42 सीटें। तो अगर ऐसा डिसरे है, साथ ही कोई पुख्ता एजेंडा लेके वो नहीं चल रहे हैं, वो हर चीज़ की बात करते हैं। वो भी पोल में लोगों से हमने पूछा भी, हम लोगों जिस पोल में पूछा गया कि आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है जब आप वोट देने जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ उनके दिमाग में वोट आनी थी कि भरोसा, ट्रस्ट फैक्टर। वो ट्रस्ट फैक्टर मोदी जी का है। अभी सवाल जब आप इसमें देखेंगे तो उसमें मोदी जी के चेहरे पे लोग 85% लोग उनके फेस पे बिलीव करते हैं कि ऐसा वो है तो ठीक है। उसमें महंगाई का क्वेश्चन भी है, बेरोजगारी का क्वेश्चन भी है, करप्शन का क्वेश्चन भी है, लेकिन वो मानते हैं कि इसका सोल्यूशन भी इन्हीं के पास है। तो ये जो ट्रस्ट फैक्टर है पूरब से पश्चिम तक, ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है, इसलिए आप इस तरह के नंबर देखते हुए। तो आज पार्ट 2 आएगा नीरज जी, उसमें क्या खास रहेगा? देखिए, पार्ट 2 में बंगाल का पिटारा खुलेगा कि बंगाल में क्या चल रहा है, क्योंकि वो भी एक बहुत क्रिटिकल स्टेट है, और महाराष्ट्र। 4 राज्य इस बार वीरू बहुत महत्वपूर्ण है। एक बिहार, चूंकि वहाँ पे अलायंस बने बिगड़े हैं, एक नया समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। बंगाल में इसलिए क्योंकि वहाँ पे अलायंस हो नहीं पाया है और बीजेपी पूरी ताकत लगा रही वहाँ पे। महाराष्ट्र में बहुत उथल पुथल हुई है और यहाँ पे अभी इवन बीजेपी भी तय नहीं कर पाई, एनडीए भी नहीं तय कर पाया कौन किस किस सीट से लगे। अभी कुछ ही सीटों में तय हो पा रहा है, बहुत कम तय हो पाया है। और तीसरा यूपी, क्योंकि यूपी में भी नए इक्वेशन बने। तो हालांकि यूपी का हमने तो ओपन कर दिया है, लेकिन आज के उसमें बंगाल और महाराष्ट्र मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट होंगे जिन पे सबकी नज़र रहे कि अच्छा यहाँ क्या होने वाला है। राजस्थान का भी है, लेकिन राजस्थान का जैसे हमेशा से होता उसी टाइप के रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन ये 2 क्रिटिकल स्टेट है जिस पर सबकी नज़र है कि यहाँ क्या होने वाला है। तो इन सब पे आज बातचीत होगी। बाकी छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट हैं जिन पर हम बातचीत करें। कर्नाटक भी एक ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि सरकार बदली है इस बार, कांग्रेस की सरकार वहाँ पे। हालांकि वहाँ पे एमपी सारे बीजेपी के अभी तक के हैं, तो देखते वहाँ क्या कोई चेंज आता है कि नहीं आता। तो ये सारे स्टेट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ जुड़िएगा ज़रूर आप लोग। बिल्कुल, आज महाराष्ट्र और बंगाल का खुलेगा पिटारा। लेकिन नीरज जी, अब बाजार को आपके हवाले छोड़ जाते हैं। एक थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा है, बट अभी तक वो शार्पनेस इस पुल बैक में थोड़ी कम दिखाई दे रही है। क्या मतलब अभी का जो बाजार है, आज बैंक जो कल संभाल रहा था, आज वो 200 पॉइंट नीचे, मिड कैप में 400 पॉइंट की तेजी, क्या हो क्या रहा है? कंफ्यूजन है नीरज जी, आज सुबह मेरा एक व्यू था कि कल बैंक निफ्टी संभला रहा, ठीक है, उसको संभाला था कल एक्सपायरी ने, और आज भी निफ्टी को संभाल रही है एक्सपायरी। निफ्टी बैंक ने खुलते ही कल के लो को तोड़ा और उसके बाद व्यू यही था कि वी विल गो टुवर्ड्स 46,610। 46,610 क्या है? वो है 50 डे एक्सपोनेंशियल नीरज, वहीं से पुल बैक ले रहा है। असली कहानी तब पुल बैक की शुरू होगी नीरज जी, अगर निफ्टी 22,080 100 को क्रॉस करे, एटलीस्ट पहले कॉल राइटर के जोन को तो क्रॉस करे, और निफ्टी बैंक कम से कम नहीं तो 47,020 की ट्रैजेक्टरी पार करे। टिल द टाइम मेरे ख्याल से डिसाइसिवली ये कहना कि ये एक सीरियस पुल बैक में कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ा सा मुश्किल है नीरज जी। ओके, तो हमें थोड़ा सा नज़र बनाना है, वेट करना है, और ये जो महत्वपूर्ण लेवल वीरू ने बताए हैं इसको देखना है कि क्रॉस होता कि नहीं, जो कॉल राइटर के लेवल्स हैं उनको हम लोग तोड़ पाते हैं कि नहीं, इस सब पे नज़र होगी। और आपके सवाल जवाब भी होंगे, निश्चित तौर पे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस।